गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनीष सिंह जबलपुर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस मॉर्निंग कॉल में। दोस्तों, अभी तक हमारे साथ 258 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहुल जी से कि राहुल जी आप क्या पाएं और कॉल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो राहुल सर, आपका वेलकम है। आप चाहें तो कॉल स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मनीष सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ प्रॉपर है? यस सर, प्रॉपर है आपका voice। जी जी, थैंक यू सर। मैं बिजनेस पार्टनर्स एंड फ्रेंड, आज के मॉर्निंग कॉल में मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। अगले 1 से मिनट में हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। अगर कोई छूट गया है तो आप एक रिमाइंडर कॉल लास्ट कर सकते हैं सभी को। सर क्लियर है स्क्रीन? हाँ जी सर, क्लियर है, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके सर, थैंक यू। सो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल माय बिजनेस पार्टनर्स एंड एसोसिएट्स। आज के मॉर्निंग कॉल में मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मनीष सर और राजेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। काफी दिनों से मीटिंग का कुछ शेड्यूल जम नहीं पा रहा था, कभी मैं बाहर, कभी कुछ मैनेजमेंट की टीम के आ जाना, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो बहुत दिनों बाद मैं कॉल लेने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सीनियर लीडर्स का थैंक यू बोलूंगा। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है और उसका इम्पैक्ट हम लोग क्रिप्टो करेंसी में कैसे देख सकते हैं या क्या हमको हिस्ट्री में देखने को मिला है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डीपली में समझने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो। फिर भी अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो उसको हम लोग बाद में और डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए दोस्तों कि ब्लॉकचेन अगर होता क्या है क्रिप्टो करेंसी में, तो ब्लॉकचेन इन क्रिप्टो करेंसी इज द कोर टेक्नोलॉजी दैट मेक्स cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum and other works। बिटकॉइन जो आया था दोस्तों शुरू में, तो वो जब आया था तो वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आया था और वो मात्र क्या था, टेक्नोलॉजी के बेस में ब्लॉकचेन था। और ब्लॉकचेन ही वो टेक्नोलॉजी होता है, कोर टेक्नोलॉजी होता है, स्तंभ मान सकते हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी का। जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी को चलाता है, चाहे वो हम बिटकॉइन की बात करें या उसके बाद इथेरियम आया और उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स आए क्रिप्टो में या कितने भी कॉइन्स आए, तो वो सब के सब को उनका कोर का टेक्नोलॉजी क्या होता है, ब्लॉकचेन होता है। अगर ब्लॉकचेन नहीं होगा तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी का ज्यादा देर तक सस्टेन करना, ज्यादा दिनों तक मार्केट में सस्टेन करना या अपने आप को रन करना पॉसिबल नहीं होता है। आज बिटकॉइन मदर कॉइन है या मदर करेंसी है या फिर इतना सक्सेसफुल है क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को आज से 14 से 15 साल पहले ही लेकर के आ चुका था और उन्होंने मार्केट को या फिर दुनिया को ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन क्या होता है, लेजर होता है। जैसे हम लोग कोई भी अपना खाता बही मेंटेन करते हैं या बैंक अपना लेजर मेंटेन करता है या कोई शॉपकीपर अपना खाता बही मेंटेन करता है, सिमिलरली क्या होता है क्रिप्टो मार्केट में भी एक लेजर बुक होता है जो कि डिजिटल होता है, मैनुअल ना होकर के। जिसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट होता है तो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है। ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के बाद उसको ब्लॉक्स में डाला जाता है दूसरे ट्रांजेक्शन के साथ, और जब वो दोनों ब्लॉक एक दूसरे ब्लॉक को कंफर्म कर लेते हैं किसी भी नोड या किसी भी सेटअप के द्वारा, तो उनको एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट माना जाता है। और ट्रांजेक्शन कंप्लीट मानने के पहले उसको एक चेन में ऐड कर दिया जाता है। और ऐसी प्रकार से एक पहले वाला चेन दूसरे वाले चेन से, तीसरा वाला चेन आगे वाले चेन से, मतलब हर एक चेन दूसरे चेन से कनेक्टेड रहता है, जिसके कारण ही इसका नाम ब्लॉकचेन पड़ा। तो सिंपल भाषा में हम लोग ये समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन को, डाटा को, पेमेंट को या किसी भी चीज को वेरीफाई करना और उसको रिकॉर्ड करने का एक लेजर बुक है, जो कि मैनुअली ना होकर के डिजिटल तौर पे होता है। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को आने वाले समय में बहुत उपयोगी माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये ब्लॉकचेन था दोस्तों। इसके बाद हम लोग इसको समझते हैं हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगा, उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है। वेरीफाई कौन करता है दोस्तों, अब वहां पे कोई पार्टिसिपेंट होगा जो नेटवर्क लगा करके होगा, जिसको हम लोग माइनर्स भी बोल सकते हैं, वो नोट सेटअप भी बोल सकते हैं, माइनर्स भी बोल सकते हैं। वो वेरीफाई करते हैं उन ट्रांजेक्शन को, उनके जो सर्वर्स होते हैं, उनके जो नेटवर्क्स होते हैं, वो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उस ट्रांजेक्शन को किसी ब्लॉक में ग्रुप किया जाता है, एक ब्लॉक में उसको डाला जाता है और उसको एक पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर भी दिया जाता है। और ब्लॉक नंबर के साथ साथ वहां पे उसका पर्टिकुलर टाइम जोन, ये सारी चीजें वहां पे डिटेल्स दी हुई होती है। उसके बाद उसको एक चेन में डाला जाता है और उस चेन को सर्वर की मदद से
नोड्स की मदद से, नेटवर्क की मदद से आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है, तब जाकर के कोई ट्रांजेक्शन क्या होता है, परमानेंट होता है और फिर उसको वो पब्लिक होता है और हम उसको पब्लिक देख सकते हैं ब्लॉकचेन पे, किसी भी ब्लॉकचेन पे। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसको समझने के लिए बेटर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे, एक डायग्राम के तौर पे आप लोग को समझाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक ब्लॉक नंबर है 101, उसमें ट्रांजेक्शन एलिस ने किया, बॉब को 2 बीटीसी ट्रांसफर करने का ट्रांजेक्शन उसने क्या किया, इनिशिएट किया। यहाँ पे हम लोग टाइम देख सकते हैं कि उसने 7:30 बजे सुबह इस ट्रांजेक्शन को स्टार्ट किया, इनिशिएट किया। उसका जो हैश है देखो दोस्तों, ब्लॉक जो है वो हम लोग को अलग अगले ब्लॉक में सेम मिलेगा। जो उसके ब्लॉक का हैश होता है, मतलब जो ट्रांजेक्शन हैश होता है, जिससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन कितने समय में हुआ। जैसे हमारा वॉलेट एड्रेस कौन सा ट्रांजेक्शन कितने समय में इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है। तो जैसे कि ब्लॉक नंबर 101 एलिस ने जब बॉब को ट्रांसफर किया 2 BTC, तो ब्लॉक नंबर 101 उनको मिला ब्लॉक बनने के बाद में, और ये ट्रांजेक्शन हम लोग देख सकते हैं 7:30 बजे करीबन हुआ। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति किसी जॉन ने टॉम को 1 BTC ट्रांसफर किया, तो जो पुराना इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन का जो ट्रांजेक्शन हैश था, वो ट्रांजेक्शन अब इनके लिए क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हैश पुराना हो गया, प्रीवियस हो गया। तो इनको अब एक नया ट्रांजेक्शन हैश मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ट्रांजेक्शन आपस में इंटर रिलेटेड हुए, और फिर सिमिलरली जो तीसरा ब्लॉक बनेगा वो पिछले 2 ब्लॉक से इंटरकनेक्टेड रहेगा। तो आपस में ये तीनों ब्लॉक्स ऐसे करके इंटरकनेक्टेड हुए, चाहे एलिस ने बॉब को भेजा, चाहे जॉन ने टॉम को भेजा, चाहे माइक ने सारा को भेजा। तो ये सारे ब्लॉक्स आपस में क्या होगा, कनेक्टेड हो गए। कनेक्टेड होने के बाद में इनको क्या किया गया, इन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया गया। और अगर वेरीफाई करने में किसी भी ब्लॉक में कोई भी दिक्कतें नहीं आई, सारे ब्लॉक से अगर वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो गया नोट्स के द्वारा या माइनर्स के द्वारा या फिर सेटअप के द्वारा, तो फिर उसको क्या किया जाता है, अपने आप वो ब्लॉकचेन में एग्जीक्यूट हो जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से। उसको मैनुअली नहीं किया जाता, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। यही खासियत है ब्लॉकचेन की, कि वो एक बार अगर वेरीफाई कर ले तो वो अपने आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट हो जाता है। होने के बाद में वो पब्लिक हो जाता है और परमानेंट हो जाता है। मींस परमानेंट वो हमेशा सबके लिए हो गया, और पब्लिक उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसको भी ब्लॉकचेन या उसके नॉलेज होगी। आगे अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉकचेन क्या होता है, मतलब क्या क्या खासियत हो सकती है ब्लॉकचेन की। तो सबसे बड़ा खासियत, जैसे अभी पिछले भी स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब भी कोई डाटा स्टोर किया जाता है दोस्तों ब्लॉकचेन पे, या फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वो जब परमानेंट हो जाता है या पब्लिक हो जाता है, तो वो अपने आप ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे एग्जीक्यूट हो जाता है। उसको मैन्युअली करने की हमको कोई जरूरत नहीं। इससे कि बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर हम मैन्युअली काम नहीं कर रहे हैं या मैन्युअली उसको नहीं कर, एफिशिएंसी बढ़ती है, और इससे कि इम्पॉसिबल हाँ। सेकेंड जो मैं बात कर रहे थे दोस्तों, सिक्योर्ड होता है जो भी ट्रांजेक्शन होता है ब्लॉकचेन में, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड को इंडिविजुअल एनक्रिप्ट किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कोई भी डाटा या कोई भी रिकॉर्ड्स को हम ग्रुप बना करके अलग अलग एक साथ नहीं करते, इसको इंडिविजुअली अलग अलग इंक्रिप्ट किया जाता है। अलग अलग रिकॉर्ड, अलग अलग टाइम जोन उनको मिला होता है, अलग अलग ट्रांजेक्शन हैश आईडी मिली होती है उनको, जिसके कारण हर एक डाटा को वेरीफाई करना इजी होता है, और हर एक डाटा सिक्योर होता है, हर एक ट्रांजेक्शन सिक्योर होता है। तीसरा अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें दोस्तों, तो ट्रस्टेड होता है। जो भी ब्लॉकचेन में अगर चीजें डलती है, वो हम उसको मान सकते हैं कि वो ट्रस्टेड है और वो 100% ट्रस्टेबल है। क्योंकि जो डाटा ब्लॉकचेन में डली होती है या ट्रांजेक्शन जो भी हमको वहां पे दिखता है, वो 100% डिसेंट्रलाइज तरीके से होता है दोस्तों, क्योंकि उसको मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स या मल्टीपल नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स उसको मैनेज कर रहे होते हैं, कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं कर रहा होता। मान के चलते हैं, अगर हम लोग बाइनेंस की ब्लॉकचेन अगर यूज कर रहे हैं, बाइनेंस की ब्लॉकचेन में कोई अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है या डाटा स्टोर हो रहा है, तो उस डाटा को या ट्रांजेक्शन को कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं करता। उसके जितने भी वैलिडेटर्स होंगे, जितने भी नोट पार्टिसिपेंट्स होंगे, सारे के सारे व्यक्ति उनको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वेरीफाई करते हैं, तब जाकर के वो डाटा स्टोर होता है। इसीलिए मल्टीपल मल्टीपल पार्टी मल्टीपल पार्टी पार्टिसिपेंट्स के कारण ये माना जा सकता है कि ब्लॉकचेन में जो भी डाटा स्टोर होता है या ट्रांजेक्शन, वो ट्रस्टेबल होता है। कंसेंसस होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जब तक कोई भी पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, या जितने भी नोट पार्टिसिपेंट्स है बोल सकते हैं हम लोग, अगर जब तक उनमें से कोई 100% लोग भी अगर उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक वो
डाटा वेरीफाई या ट्रांजेक्शन या वैलिडेट नहीं होगा। अगर किसी ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, किसी को भी अगर कोई दिक्कत लगा या किसी के भी ब्लॉक ने उस डाटा या ट्रांजेक्शन को करने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टाइम स्टैम्प होता है। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है ब्लॉकचेन में या डाटा रिकॉर्ड होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, उसको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन डिटेल्स दे दिया जाता है, जिसके कारण अगर कहीं मान लेते हैं कि कोई दो ट्रांजेक्शन या दो डाटा अगर सिमिलर चीजों की हो, तो उसमें कंफ्यूजन, हम लोग अगर मैन्युअली तरीके से डाटा स्टोर कर रहे हैं ट्रेडिशनल फॉर्म में, तो ये दिक्कत हो सकता है कि नाम दोनों पार्टीज के सेम हो सकते हैं, है ना, या फिर उसके डिटेल्स भी सेम हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये ऑटोमेटिक तरीके से होता है, डिजिटल तरीके से होता है, तो ये अपने आप उसको एक टाइम जोन दे दिया जाता है, जिसके कारण ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन था जो कौन से पर्टिकुलर पर्सन से मिला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट अगर समझे दोस्तों, तो इम्यूटेबल होता है। कोई भी डाटा ब्लॉकचेन में डलने के बाद इरिवर्सिबल और चेंज हो सकता है। जिसको और पब्लिक कर दिया गया तो वो irreversible होता है, वापस चेंज नहीं किया जा सकता, वापस परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकती। सो मैं समझ ब्लॉकचेन का कि उसमें हम लोग कोई भी चेंजेस या कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। जबकि अगर हम लोग मैनुअली या ट्रेडिशनल तरीके में देखें, तो जनरली क्या होता है कि अगर अपने तरीके से कुछ सुविधा करना है तो लोग उसमें अपने हस्तक्षेप कर देते हैं, अपना बीच में इंटरफेरेंस कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा एडवांटेज है कि अगर हम लोग एक बार रिकॉर्ड को वैलिडेट कर दिए और वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो गया, तो वो हमेशा परमानेंट हो गया लाइफ भर के लिए, उसको कभी भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, कभी भी वो रिवर्सिबल नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल ट्रस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैव अ कॉपी ऑफ द लेजर फॉर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, नेट नोट पार्टिसिपेंट, सबके पास इस लेजर का क्या होता है, कहीं ना कहीं एक कॉपी होती है, जिसके कारण ये इस टेक्नोलॉजी को एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बनाता है। क्योंकि मल्टीपल लोगों के पास रिकॉर्ड होने से यहाँ पे कोई भी फ्रॉड होने का या मिसयूज होने का चांसेस कम होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट सर, मेरी वॉइस क्लियर है ना? ये सर क्लियर है। ओके। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ब्लॉकचेन इन एनी क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण है तो उसकी इम्पैक्ट हो क्या सकती है। तो इसको कुछ पॉइंट्स में मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फाउंडेशन टेक्नोलॉजी। Blockchain is the underlying infrastructure of all cryptocurrencies. Without blockchain, cryptocurrencies like Bitcoin or Ethereum would not exist. जैसे कि पहले की स्लाइड में मैंने बताया था कि ब्लॉकचेन जो होता है वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी का एक कोर टेक्नोलॉजी माना जाता है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कोई भी कॉइन बिना किसी ब्लॉकचेन के एग्जिस्ट ज्यादा समय तक नहीं कर सकती। तो ब्लॉकचेन ही वो टेक्नोलॉजी है या वो स्तंभ है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लॉकचेन के कारण ही क्रिप्टो करेंसी है एक प्रकार से। आज के डेट में क्रिप्टो मार्केट का इतना बड़ा एडॉप्शन लेवल होना, इतना बड़ा मतलब उसका हाइप बनने का कारण भी क्या है, कहीं ना कहीं माना जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही है। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ब्लॉकचेन का क्रिप्टो करेंसी पे, वो डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेकर के आती है या कोई भी ब्लॉकचेन पे वो काम करती है, तो वो क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है ब्लॉकचेन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी समझा कि इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको इम्यूट करना, वापस करना इम्पॉसिबल होता है। टाइम लिमिट उस पे, हर टाइम जोन, ट्रांजेक्शन डिटेल, सारी चीजें दी हुई होती है। कोई भी इंटरमीडिएट का उसमें पार्टिसिपेंट्स नहीं होते। कोई भी बैंक का इंटरफेरेंस नहीं होता, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होता, जो कि अलाउ करता है नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स वैलिडेट ट्रांजैक्शंस इंश्योरिंग ट्रस्टलेस ऑपरेशंस। कोई भी इंटरमीडिएट का, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होने के कारण, जैसे पहले के समय में या अभी भी हम देखें, अगर हमारे पेमेंट्स के में हमारा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बैंक है, तो अगर उनका इंटरफेरेंस किसी भी चीजों में नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी मतलब पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं बढ़ता है और स्मूथ ऑपरेशन कहीं ना कहीं वो इन चीजों की कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। क्योंकि ब्लॉकचेन में हर ट्रांजेक्शन जो होता है वो एक पब्लिक लेजर पे रिकॉर्डेड होता है। इसी के कारण कोई भी यूजर्स जब भी चाहे
उस ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई कर सकता है और ये इसके कारण लोगों के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टर्स के अंदर ट्रस्ट बनता है, एक विश्वास बढ़ता है कि अगर हम जब भी चाहें इन ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई कर सकते हैं, इनको मिला सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का लेवल इन्वेस्टर्स पे ही नहीं बल्कि स्टेक होल्डर्स पे, कम्युनिटी पे भी बढ़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक एडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग समझेंगे तो सिक्योरिटी। जैसे कि अगर मैनुअल तरीके की लेजर फॉर्म या बुक कीपिंग में देखें, बहुत सारी सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि वो घूम सकता है या उसमें छेड़छाड़ हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। लेकिन क्योंकि ब्लॉकचेन जो होता है वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम करता है अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए। मतलब हर एक एल्गोरिथम दूसरे एल्गोरिथम से क्रिप्टोग्राफिक के थ्रू ब्लॉक से कनेक्टेड रहता है और उसको वेरीफाई करके सिक्योर करता है। तो ये इतना मतलब कि ये बोलना चाहिए हाई सिक्योर्ड रहता है कि इसको हैक करना नथिंग टू इम्पॉसिबल है। बहुत कम केसेस में ही हमको सुनने को मिलेगा कि किसी क्रिप्टो करेंसी का कोई ब्लॉकचेन हैक हो गया। जिसके कारण इसकी जो सिक्योरिटी लेवल है वो बढ़ जाती है और यही कारण है कि पास्ट के ट्रांज़ैक्शन में, पिछले के ट्रांज़ैक्शन में या मान के चलते हैं कोई ऐसा ट्रांज़ैक्शन जिसमें लोगों को चेंजेस करने हैं, तो वो नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है कि फ्रॉड के अगेंस्ट, मिसयूज़ के अगेंस्ट या मिसहैपनिंग के अगेंस्ट लोगों को इससे बचने में मदद मिलती है। और यही कारण है दोस्तों कि आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अलग-अलग सेक्टर्स में अपनाया जा रहा है। चाहे वो हेल्थ की इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं इनके। नेक्स्ट अगर पॉइंट को समझे तो फास्टर ट्रांज़ैक्शन। फास्टर ट्रांज़ैक्शन कैसे होता है? जैसे अगर हम लोग मान के चलते हैं कोई भी मैन्युअली तौर पे अगर हम लोग बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो जनरली ये देखा गया है कि बुक कीपिंग करना बहुत आसान नहीं है। कैश बुक मेंटेन करना, लेजर मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत एफिशिएंसी बहुत हाई लेवल की नहीं रहती। है ना? और कोई भी व्यक्ति 24 घंटे काम नहीं कर सकता है, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन क्योंकि ये डिजिटल बुक रिकॉर्ड है, डिजिटल कीपिंग है, तो इसमें क्या होता है कि ये कभी भी रुकता नहीं है, ये 24 घंटे काम करते रहता है। और यही कारण है दोस्तों कि आपको अगर कोई भी पेमेंट करना है, कोई भी ट्रांज़ैक्शन करना है या कोई भी डाटा को स्टोर करना है, तो आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिप्टो करेंसी में या दूसरे किसी भी सेक्टर में। और साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि वो 24 आवर्स चालू होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं होता, हम जब चाहे अपने ट्रांज़ैक्शन को कर सकते हैं या पेमेंट्स कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी कर सकते हैं क्योंकि ये इसमें कोई, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, टाइम बाउंडेशन नहीं होता। ये हमेशा ऑपरेट होता है 24/7, जिसके कारण ही ये चीपर भी है और क्विकर भी है। मतलब सस्ता भी है और आसान भी है और जल्दी भी हो जाता है ट्रांज़ैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट को अगर समझे तो रिड्यूस्ड कॉस्ट। बुक कीपिंग को करना या फिर किसी भी चीज़ को मेंटेन करना ट्रेडिशनल फॉर्म में बहुत कॉस्टली माना गया है और बहुत कॉस्टली होता है, हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन ही वो सॉल्यूशन था जिसने इस सारी चीज़ों को बदला और आज कहीं न कहीं दुनिया ब्लॉकचेन को इसलिए भी अपना रही है क्योंकि इतने सारे एडवांटेज होने के साथ-साथ उसमें जो खर्चा आता है वो तो बहुत मिनिमम आता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फॉर्म। कुछ मामलों में खर्चे हो सकते हैं या फिर कॉस्ट हो सकता है कि ज़्यादा आए, लेकिन जो सर्विस हमको ब्लॉकचेन के थ्रू मिलती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि इसमें अगर कोई मिडलमैन नहीं है, कोई इंटरमीडियरी नहीं है या हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, ये ऑटो चलने वाली चीज़ें हैं, तो इससे जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उसके जो कॉस्ट होते हैं, वो भी कहीं न कहीं कम हो जाते हैं और बस इनको मेंटेन करने का जो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है, वो कहीं न कहीं हमको बियर करना पड़ता है। इसी के कारण हमारे बहुत सारे कॉस्ट रिड्यूस होते हैं, चाहे वर्कर्स रखना हो, चाहे अपने बुक कीपिंग के लिए अलग-अलग लोगों को ऑथराइज़ करना हो। ये सारी चीज़ों को ब्लॉकचेन ने हटाया और ब्लॉकचेन लेकर के आया कि हम अपने स्किल के ऊपर या अपने एजुकेशन को लेकर के ही ये सारी चीज़ों को सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा टाइम के साथ-साथ हमारा कॉस्ट भी बच सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। आज के दौर में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको एडॉप्शन लेवल इंटरनेशनल लेवल पे मिल रहा है, उसमें से एक है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस ऐसी है, सिग्निफिकेंस ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको अपनाता है या इसको यूज़ करता है तो वो उसको उसका यूज़र बेस ऐसा
यूजर एक्सपीरियंस वो ऐसा पाता है कि उसने कहीं ना कहीं अच्छा ही फील किया होगा, इसलिए इसका एडॉप्शन लेवल इतना बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस हम लोग जो अभी समझे इतने ज्यादा हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी के बारे में, तो आज के डेट में ब्लॉकचेन को हर एक सेक्टर के लोग अपनाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, बैंकिंग बैंकिंग डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ये सारे के सारे ही क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने सेक्टर्स में ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जिसके कारण इसकी ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी धीरे धीरे बहुत एडवांस लेवल पे फैलते जा रही है। और यही कारण है दोस्तों कि आज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले हुआ करते थे, जो हम लोग टोटली बैंक्स पे डिपेंडेंट होते थे, या हर चीजों के लिए हम लोग किसी ना किसी सेक्टर पे डिपेंडेंट होते थे, अब वो डिपेंडेंसी कम होने लगी है। आज हमारे पेमेंट्स के लिए, खुद अपने पेमेंट्स के लिए हमको किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, अगर स्पेसिफिक क्रिप्टो की बात करें तो। और अगर हम लोग अपने रिकॉर्ड्स वगैरह को मेंटेन करना चाहते हैं या अपने हेल्थ प्रोफाइल को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ब्लॉकचेन एक वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है अपने हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। आप खुद उस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज होने के कारण इसका जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी लेवल है दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, और आने वाले समय में भी ये जरूर इंक्रीज होगा, मुझे 100% उम्मीद है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग एक केस स्टडी देखते हैं कि ब्लॉकचेन जब आया था बीएनबी का, तो उसने बीएनबी कॉइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला था। जैसे कि पिछली मीटिंग्स में भी हम लोगों ने इस केस स्टडी को ऑब्जर्व किया है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो सकता है कि ब्लॉकचेन आने से स्पेसिफिक बीएनबी में क्या इम्पैक्ट आया। क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन है उसका कोर टेक्नोलॉजी होता है दोस्तों, ये हम लोग समझ चुके हैं। तो ब्लॉकचेन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ब्लॉकचेन अगर कोई क्रिप्टो में अपना नहीं होता तो वो किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है, लेकिन जब खुद का ब्लॉकचेन आता है तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या प्रभाव वो डालता है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो इसको हम लोग बीएनबी के केस स्टडी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बीएनबी जैसा हम सभी जानते हैं कि 2017 में वो अपने बाइनेंस एक्सचेंज के साथ लॉन्च हुआ था। फिर उसने पहले अपना ब्लॉकचेन को इथेरियम पे डाला, मतलब उन्होंने पहले इथेरियम के ब्लॉकचेन में अपने आप को लाया। फिर अपने ब्लॉकचेन वो खुद लेकर के माइग्रेट होते हैं मार्केट में, जिसका नाम था बाइनेंस स्मार्ट चेन या बीएनबी स्मार्ट चेन। तो ये सब आने से इम्पैक्ट क्या हुआ। पहला इम्पैक्ट जो था डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू बीएनबी स्मार्ट चेन। बीएनबी स्मार्ट चेन आने से, बाइनेंस स्मार्ट आने से क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज हो गया। क्या चीजें डिसेंट्रलाइज हो गई। BNB is a blockchain built by Binance. BNB powers an entire ecosystem including decentralized exchange, NFT platforms and GameFi. जितने भी उनके इकोसिस्टम्स थे, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज थे, चाहे एनएफटी प्लेटफॉर्म्स थे, चाहे गेमफाई थे, जो भी चीजें थी, कहीं ना कहीं उनको एक पावर मिला, एक उनको ड्राइव मिला, उनको एक सहारा मिला डिसेंट्रलाइज होने का। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी तक क्या थे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, इथेरियम के ऊपर डिपेंडेंट थे। इथेरियम के ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण वो डिसेंट्रलाइज तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें मैनुअल ऑपरेशन होने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बीएनबी स्मार्ट चेन का लॉन्च किया अपना, तो वो 100% उनके इकोसिस्टम को क्या कर दिया, कम्युनिटी ड्रिवन कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। सेकेंड जो एडवांटेज था दोस्तों, वो था हाई स्पीड ट्रांजेक्शन। बाइनेंस स्मार्ट चेन सपोर्ट्स 3 सेकेंड ब्लॉक टाइम्स enabling fast low fees transaction। जो बाइनेंस का स्मार्ट चेन था या बाइनेंस का ब्लॉकचेन था दोस्तों, वो 3 सेकेंड ब्लॉक टाइम, मतलब हर 3 सेकेंड में एक ब्लॉक बनाने की कैपेसिटी रखता था, जिसके कारण ट्रांजेक्शन भी बहुत फास्ट होता था। और सबसे बड़ा एडवांटेज था कि जो फीस थी इथेरियम के मुकाबले बहुत कम फीस लगती थी। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, बीएनबी के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा। बीएनबी इज वाइडली यूज्ड इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ड्यू टू एफिशिएंसी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई ब्लॉकचेन हमको ऐसा सर्विस देगा जिसमें फीस भी कम हो, जिसमें कॉस्ट भी कम हो और जिसमें टाइम भी बहुत कम लगे एज कम्पेयर टू अदर ब्लॉकचेन, तो हर एक कम्युनिटी, हर एक प्रोजेक्ट उसी को अपनाएगा। तो इसीलिए अलग अलग डिसेंट्रलाइज जो फाइनेंस थे उसमें बाइनेंस स्मार्ट चेन का क्या होने लगा, बीएनबी का क्या होने लगा, यूज होने लगा, जिसके कारण बीएनबी की क्या हुई, ग्रोथ हुई, एफिशिएंसी बढ़ी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ी।
जिसके कारण कहीं ना कहीं बीएनबी का ग्रोथ देखने को हमको मिला। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, टोकन बर्न ट्रांसपेरेंसी। टोकन बर्न ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? Binance Burn performs quarterly token burn using a, जैसे हम सभी जानते हैं कि बीएनबी एक क्या है, बर्निंग मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो बीएनबी जब अपने ब्लॉकचेन को लेकर के आया, तो उसकी जो बर्निंग होती थी क्वार्टरली, उसको हम लोग इंश्योर कर सकते थे कि हम लोग उसकी जो बर्निंग मैकेनिज्म की जो ट्रांजेक्शन है या चेन में एल्गोरिथम में जो ट्रांजेक्शन है, उसको हर ट्रांसपेरेंट तरीके से वो देख सकता था कि टोकन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे हुआ क्या, लोगों के बीच में ट्रस्ट ना, लोगों के बीच में प्राइस स्टेबिलिटी का ये सब के कारण क्या हुआ, इन्वेस्टर्स के अंदर ट्रस्ट आया, इन्वेस्टर्स ने क्या किया, बीएनबी को सपोर्ट किया और बीएनबी को होल्ड करने लगे। वो बीएनबी को होल्ड करने का कारण क्या था, क्योंकि लोगों को पता था कि अब ब्लॉकचेन आ चुका है। ब्लॉक कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट था क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी। बाइनेंस का ब्लॉकचेन आने के बाद ये इम्पैक्ट पड़ा था कि उसने मल्टीपल चेन्स में काम करना चालू कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, बीएनबी का यूटिलिटी एक्सपेंड हुआ, लिक्विडिटी बढ़ी और बाइनेंस चेन ने क्या किया या बीएनबी ने क्या किया, एक अच्छा खासा ग्रोथ उस समय में या फिर बुल रन भी देखा था, जिससे हम लोग पिछले बार समझे थे। तो मेरा समझाने का मकसद यही है दोस्तों कि कोई भी अगर ब्लॉकचेन आता है, तो ब्लॉकचेन अगर क्रिप्टो मार्केट में अगर वो लेकर के आता है, तो वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को पावर करता है, इकोसिस्टम को ड्राइव करता है, इकोसिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। इकोसिस्टम को वो क्या करता है कि मतलब एक बहुत बड़ा बैक सपोर्ट है, बैकबोन है बोल सकते हैं एक प्रकार से हम लोग, क्योंकि वो 100% डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करने की हमको लिबर्टी देता है। तो ब्लॉकचेन को आना और उसको अडॉप्ट करना और कम्युनिटी को उसको एक्सेप्ट करना और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को एक्सेप्ट करना, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ब्लॉकचेन मार्केट में अगर देखा जाए तो यही बात है कि दोस्तों कि अगर हमारा ब्लॉकचेन जो आ रहा है अनंता के नाम से, बहुत अच्छा नाम और बहुत अच्छा लोगो डिजाइन कंपनी ने दिया है, मैं उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो उसमें हम लोग को भी अगर हम लोग उसको समझना चाहें और उसमें पेशेंस रखें, तो हमारा ब्लॉकचेन मैं समझता हूँ कि हमारा ब्लॉकचेन इन सब ब्लॉकचेन से बहुत अच्छा ब्लॉकचेन रहेगा। ट्रांजेक्शन की बात करें या स्पीड की बात करें या कॉस्ट की बात करें या एफिशिएंसी की बात करें, और साथ ही साथ दोस्तों की एक होता है कि छोटे से छोटा यूजर भी इन सब चीजों को यूज करना चाहता है। तो हमारा जो ब्लॉकचेन है वो एज अ सर्विस आएगा, तो हम लोग बड़े से बड़े मल्टीनेशनल एमएनसीज के साथ साथ छोटे से छोटे प्रोजेक्ट्स में भी उसको हम लोग उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई मान के चलते एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस को भी अगर ब्लॉकचेन चाहिए, तो वो हमारा ब्लॉकचेन को यूज कर सकता है। तो ये अच्छी चीज है कि अगर अगर कोई छोटा मान के चलते हैं, अगर कोई छोटा इंसान भी उसको यूज करना चाहता है, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको ज्यादा ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन उनको भी ब्लॉकचेन का एडवांटेज लेना है, तो वो ले सकता है। लेकिन पहले के ब्लॉकचेन में क्या है, उनकी कॉस्ट इतनी है, उनकी फीस इतनी है और उनका टाइम इतना लगता है कि वो जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके पास ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, वो अडॉप्ट नहीं कर पाते ब्लॉकचेन को। वो करना तो चाहते हैं लेकिन मजबूरी में कर नहीं पाते। तो हमारे में ये सारी एडवांटेजेस रहेंगी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ना ही केवल मिस्टर मिंट में बल्कि एक वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल में रिवॉल्यूशन लेकर के आएगी। और साथ ही साथ जैसा कि हम लोगों ने बीएनबी को समझा, हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में कि हम लोग अपने मिस्टर मिंट के ब्लॉकचेन के बारे में भी ऐसा ही एक स्टडी करेंगे, जब हम लोग को सारी चीजें ब्लॉकचेन के बारे में डिप्लॉय हो जाएंगी हमारी, क्योंकि अभी वो इनिशियल स्टेज पे है, डेवलपमेंट स्टेज पे है। आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि हमारा भी ब्लॉकचेन इसी तरीके से हमको देखने को मिले, ये सारी चीजें हम भी उसके बारे में स्टडी करें। तो आने वाले स्लाइड में एक कंक्लूजन के तौर पे अगर देखें, तो ब्लॉकचेन ट्रांसफॉर्म बीएनबी फ्रॉम अ सिंपल एक्सचेंज टोकन इनटू अ मल्टी यूटिलिटी डिजिटल एसेट पावरिंग एन एंटायर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। जब बीएनबी आया था दोस्तों, या बाइनेंस का ब्लॉकचेन आया था, तो उससे पहले जो बीएनबी की कॉइन थी वो एक मात्र सिंपल एक्सचेंज टोकन यूटिलिटी था। मतलब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सचेंज था जहां पे लोग आते थे और अपने क्रिप्टो करेंसीज को या क्रिप्टो एसेट्स को एक्सचेंज करते थे। लेकिन ब्लॉकचेन आने के बाद वो एक मल्टी यूटिलिटी डिजिटल एसेट्स
प्रोजेक्ट बन गया और जिसके कारण उसकी जो इकोसिस्टम थी वो एंटायर डिसेंट्रलाइज हो गई। तो इससे हुआ क्या, थ्रू इट्स डेडिकेटेड ब्लॉकचेन बीएनबी गेन स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब उनको एक विश्व स्तर पे उनको फैलने का मौका मिला। मतलब उन्होंने अपने एडॉप्शन को वर्ल्ड लेवल पे लेकर के गए। उनकी प्रोग्रामेबिलिटी बढ़ी जिसके कारण उनके यूजर्स बढ़े, उनके कम्युनिटी बढ़े। ग्लोबल रीच मतलब उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई। प्रूविंग हाउ ब्लॉकचेन डायरेक्टली ड्राइव्स द वैल्यू, फंक्शन एंड ट्रस्ट इन अ क्रिप्टो करेंसी। और बाइनेंस ने प्रूव किया कि ब्लॉकचेन कैसे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू हो या उसके काम करने का फंक्शन हो या उस पे ट्रस्ट हो, कैसे ही मात्र ब्लॉकचेन वो बढ़ा सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि कोई भी क्रिप्टो मार्केट में अगर उस सबसे पहले पूछा जाता है कि ब्लॉकचेन है या नहीं है, तो अगर वो ब्लॉकचेन इतना इम्पोर्टेंट है तो हमको उस चीजों को समझना जरूरी है और उसको अडॉप्ट करना जरूरी है। टाइम के साथ अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। और साथ ही साथ ब्लॉकचेन से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना सस्टेनेबल है या नहीं है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आज के इस मॉर्निंग कॉल को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। मैं मेरे तरफ से इतना ही था। ओवर टू यू मनीष सर। थैंक यू। और थैंक यू सो मच राहुल सर कि आपने बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन के बारे में बताया, स्पेशली जो केस स्टडी कहीं ना कहीं हेल्प करती है प्रोजेक्ट को समझने के लिए। तो सर थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट का जो हमारे साथ अभी 585 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं कि आप एंड तक हमारे साथ बने रहे। सो अगेन थैंक यू सो मच राहुल सर। तो दोस्तों मिलते